एक समय की बात है। बिहार के दरभंगा जिला में एक छोटा सा गांव था। नाम था बिष्णुपुर। सर्दी का महीना चल रहा था। गांव के बीचों बीच मिट्टी की गलियां, पोखर के किनारे चलते बैल और शाम होते ही चौपाल पर जमा होते बूढ़े लोग आग जलाकर सब बातें किया करते थे। गांव के बाहर सड़क किनारे लालची सेठ जगदीश गुप्ता का ढाबा। सेठ जगदीश बड़ा चालाक और लालची आदमी था। उसका ढाबा पूरे इलाके में नामी था, पर उसकी कीमतें आसमान पर और व्यवहार जमीन से नीचे। तभी गांव का एक युवा राजेश आता है। भैया जी, एक प्लेट मटन रोटी तो लगाना। ए भैया, मटन खाना है तो पैसा लेकर आओ। यहाँ उधार में सिर्फ हवा मिलती है। बड़ा बदतमीज आदमी है। पैसा है तभी तो खाने आए हैं, और ये आए ग्राहकों को बदतमीजी से बात कर रहा है। इसके यहाँ कौन खाएगा भाई? सेठ ग्राहक के कपड़े को देखकर, उसकी हैसियत देखकर बात किया करता था। गांव के लोग डरते भी थे और मजबूरी में उसके यहाँ खाते भी। पर कोई ये नहीं जानता था कि उसका स्वाद लालच से भरा हुआ है और उसमें इंसानियत की खुशबू नहीं बल्कि अभिमान की बदबू है। उसी गांव में अमन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मोहिनी और बेटा सोनू के साथ रहता था। अमन का चेहरा सच्चाई से चमकता था। अमन पढ़ा लिखा कम था, पर मेहनती बहुत। एक दिन बहुत ठंडक और बारिश हो रही थी। सोनू ठंडी सहे नहीं पा रही थी। उसने अपने पापा को बोला, पापा, बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए एक स्वेटर ले दो ना। बेटा, अभी मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर ले दूंगा। देखिए जी, ए ठंडा महीना में हमनी के ए घर में ना रह सकीं जा, तहीं कुछ काम खोजे के पड़ी। हमनी के ई जाड़ा में माटी के घर में ना रह सकेनी। उसके बाद अमन काम ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ जगह पर वो बात करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उसके बाद वो जगदीश गुप्ता लालची सेठ के ढाबे पर जाता है। सेठ जी, आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मेरे यहाँ खाली नहीं है और मैं कितने लोगों को पालूंगा। सेठ जी, देख लीजिए, मैं बर्तन धो दिया करूंगा, झाड़ू पोंछा कर लिया करूंगा। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है यहाँ पर, भागो। कहाँ से आ जाते हो तुम लोग? अमन वहां से उदास होकर चला जाता है। तभी उसको सामने में एक फैक्ट्री दिखती है। अमन फैक्ट्री को देखकर उसके अंदर जाता है। अमन को फैक्ट्री में देखकर उसे फैक्ट्री का मालिक समीर बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, कोई काम मिल सकता है क्या? गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आपके पास अगर कोई जगह खाली है तो कुछ काम दे दीजिए। मेरे पास अभी जगह तो खाली नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ठेला पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा कुछ हो सकता है तो इसको ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इसे ठेला से मैं कुछ काम शुरू करूंगा। उसके बाद अमन उसका ठेला को घर ले आता है और सोचने लगता है ठेला से क्या काम शुरू कर सकता है। उसी वक्त गांव के चौकीदार की घंटी बजी और उसकी आवाज गूंजी, सुनो सुनो सुनो, गांव के रामू काका बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो अकेले पड़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिनके मन में रामू काका के प्रति श्रद्धा है वो उनसे अंतिम बार भेंट कर ले, फिर कल हो ना हो। रामू काका, क्या इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने आखिरी सांस गिन रहे थे। सुनो मोहिनी, क्या पाप किए हैं जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है? आखिरी समय में अपना ना सही, काका की सेवा कर लेते हैं। भगवान खुश होकर हमारे भाग्य में कुछ दे ही देगा। ठीक कह रहे हो जी, चलो चलते हैं। ये सोचकर दोनों पति पत्नी काका के घर चले जाते हैं। पानी पानी, कोई पानी पिला दो। सुनो मोहिनी, लगता है रामू काका का आखिरी समय आ गया है। तुम उनको पंखा करो, मैं उनको पानी पिलाता हूँ।
दोनों पति पत्नी आखिरी समय में रामू काका की सेवा करते हैं। अरे अमन बेटा, तुम हो। मेरे समय में मेरे से मिलने तक कोई नहीं आया, और तुम हो कि मेरी सेवा करने आए हो। क्या करे काका, हमारा भी कोई नहीं है। अब ज्यादा बात मत कीजिए। सुनो बेटा अमन, मैं मर गया तो ये राज ही रह जाएगा। मेरे समय में अमन को राज बता देते हैं और इतना कहकर वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अमन और उसकी पत्नी ने रामू काका की विधिवत संस्कार किया और कुछ दिन बाद अमन अपने इस ठेला में बिहार का स्पेशल मटन बेचने लगता है, वो भी मात्र 50 में, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है वो अमन अपने ठेला में अपने बिहारी स्टाइल में मटन बेच रहा है। अरे भाई, मैं भी सुना है, और वो भी मात्र 50 में। ये कंजूस सेठ तो 200 से 1 रुपए नीचे प्लेट नहीं देता। लोग ऐसे ही बातें करते हैं और उसके पास खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई, क्या यहाँ सच में 50 की मटन मिल रही है? अरे हाँ भाई हाँ, 50 में आप कितना पेट भर के खा सकते हो। अरे भाई वाह, फिर लो, हम दोनों के लिए 2 प्लेट लगा दो। अमन लोगों को मटन चावल परोस देता है। दोनों ने जैसे ही एक और लिया तो तुरंत बोल पड़े, अरे वो भाई, इसमें सही में बिहार का स्वाद है, मजा आ गया भाई। लोग ऐसे ही उसकी मटन खाया करते थे। सुबह सुबह एक रहीम नाम के मटन वाले के पास मटन खरीदने जाता है। अरे रहीम दादा, 10 किलो मटन देना। अरे अमन भाई, तुम्हारा नया मटन का दुकान कैसा चल रहा है? आप सबकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद अमन रहीम से 10 किलो मटन लेकर अपने ठेला के पास चला जाता है और मटन को धो के अदरक, लहसुन, मसाला और सरसों का तेल के साथ अपना मटन बिहारी स्टाइल में पकता है। उसका मटन का खुशबू गांव में सब तरफ फैल जाता है। तभी ठेला के पास एक लेड़का आता है। बरका भाई, का हम मटन के चावल के थाली खा सकत बानी, लेकिन हमरा लगे पैसा बिल्कुल नहीं खे। अरे बिल्कुल बेटा, जितना खाए के मन हो पेट भर के खाई। तोहरा पैसा देवे के तनिको जरूरत नहीं खे। आ तोहरा जब वो भूख लागे तो हमरा यहाँ आके खा सकेनी। अमन दिल का बहुत सब इंसान था। वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने लगा। उसके मन में तनिक भी लालच नहीं था। इधर सेठ जगदीश गुप्ता का ढाबा बिल्कुल बंद हो गया था। उसके पास कोई भी खाने के लिए नहीं जाया करते थे। ये अमन कल तो मेरे पास काम मांगने के लिए आया था और आज भी। एक दिन में क्या बदल गया कि ये अपना एक खुद का ढाबा चलने लगा, वो भी मटन 50 में सिर्फ। इसके पीछे कुछ तो राज है, पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन सेठ जगदीश गांव में बात फैला देता है, अमन के बारे में बुरा कहने लगता है। उसकी बात सुनकर नहीं कालू नाम का आदमी कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अपने मटन में मरे हुए बकरा या कुत्ते का मीट मिलता है। भाई तुम ही बताओ, 50 में भला मटन मिलता है? मैं अगर 100 की थाली बेचूं तो भी मुझे मुनाफा नहीं है। ही कह रहे हो, भला इतना सस्ते में मटन कैसे खिला रहे हो? अगर ऐसी बात है तो चलो हम प्रधान को लेकर उसके पास चलते हैं और उसका ढाबा बंद करवाते हैं। उसके बाद सेठ, कालू और उनके साथ बाकी लोग मिलकर प्रधान के पास जाते हैं। प्रधान को लेकर सब अमन के ठेला पर जाते हैं। अरे प्रधान जी, आप सब यहाँ एक साथ, आप सब हमारे ठेला पर खाने के लिए आ गए। खाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे काले कारनामे हमें पता चल चुके हैं। अब तुम्हारा ढाबा हम नहीं चलने देंगे। जगदीश, ऐसे ही हम बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले पूरी बात तो जान लेते हैं। अमन, तुम इतने सस्ते में मटन लोगों को कैसे खिला रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ काम भी नहीं था, तो तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ भाई, बताओ बताओ, चुप क्यों हो? क्या तुम हमें मटन के बहाने से कुत्ते का तो मांस नहीं खिला रहे हो? सब शांत हो जाओ, मैंने खुद गलत नहीं किया है, न मैंने कुछ गलत मांस खिलाया है। सब कुछ सही और शुद्ध मटन ही खिलाया है। तो बताओ ना, पैसे कहाँ से आए?
अभी तो पता चले क्या राज है तुम्हारे मटन का। अच्छा फिर सुनो। अमन फिर अपने साथ बीते हुए सारी बात बताता है। मैं मर गया तो ये राज ही रह जाएगा। मेरे समय में मुझे एक खजाना मिला था जो मैंने गांव के बाहर मंदिर के पीछे गड़ दिया है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। इस धन का सही सही इस्तेमाल करना और अपना जीवन यापन करना, साथ ही हर गरीब की मदद करना। मैं जैसे आज मर रहा हूं, कोई गरीब ऐसे ना मरे, वो कम से कम भरपेट खाना खा सके। यही सब हुआ था। मुझे रामू काका ने आखिरी समय में अपना धन दिया था और कहा था कि मैं लोगों की मदद करूं। इसीलिए मैं 50 में गांव वालों को और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करता हूं। उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। सबकी अब सिटी पिट्टी बंद हो जाती है। अमन बेटा, हम सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही अमन का बिहारी मटन वाला नाम से फेमस हो जाता है और उसका ठेला चलने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है।